हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। सो एज यू ऑल ऑफ नो कि इस सीरीज़ में हम एडुकेटी पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट करते हैं एंड अभी तक हमने 6 कंप्लीट मॉक टेस्ट कर लिए। ये हमारा 7वां मॉक टेस्ट रहेगा। एंड अगर आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, मतलब अगर आपने कंप्लीट स्टार्टिंग के 6 मॉक टेस्ट कर लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि हर टॉपिक से एक ना एक प्रॉब्लम उठाई है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कैसी प्रॉब्लम पूछता है। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी, इफ़ 2a इक्वल्स टू 3b देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन में a। यदि 2a 3b के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन में a का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो देखो यहाँ पर 2a इक्वल्स टू 3b हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से देखो मैं a एंड b जो है मेरे पास, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, उतनी ही मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर देखो 2 तो वेरिएबल है, बट इक्वेशन कितनी है मेरे पास? एक इक्वेशन गिवन है ना यहाँ पर। तो इस केस में हमारे पास जो वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, a एंड b का कुछ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूँ तो a अपॉन में b इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2 आएगा मेरे पास, और इसी को मैं लिखना चाहूँ रेशियो के अंदर, तो ये होगा 3:2। अब रेशियो का मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ यहाँ पर कि लेट्स से k मेरे पास कोई नंबर है, उनसे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी a की? ये होगी 3k, एंड इसकी कितनी होगी? 2k। तो यहाँ से हमने a एंड b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब क्या करते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशन है ना, उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट करो a प्लस बी अपॉन में a, इसमें a की वैल्यू पुट करूँगा 3k, b की वैल्यू पुट करूँगा 2k, एंड नीचे आएगा मेरे पास 3k। तो ये आएगा 5k अपॉन में 3k। k गया मेरे पास, तो आंसर क्या है मेरे पास? 5/3। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 180 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इज 80 एंड द फेल्ड स्टूडेंट्स इज 40, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो प्रॉब्लम देखो क्या बोल रही है, मेरे पास एक स्ट्रेंथ है 180 एक क्लास की, उसमें टोटल मेरे पास जो एवरेज मार्क्स है ना, वो कितने हैं? वो है मेरे पास 50। अब इस 80 क्लास में 180 की क्लास की स्ट्रेंथ में मेरे पास कुछ नंबर होंगे जो कि पास स्टूडेंट्स के होंगे, एंड कुछ नंबर होंगे जो कि फेल्ड स्टूडेंट्स के होंगे। ठीक है, ये जो पास्ट स्टूडेंट्स है ना मेरे पास, इनका एवरेज गिवन है कितना मेरे पास? 80, एंड जो फेल्ड है इनका कितना है? 40। तो हमें बताना है कि उस क्लास के अंदर कितने लोग मेरे पास फेल हुए हैं। फेल वाले नंबर मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो फेल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं ना, इसके नंबर फाइंड आउट करने हैं मेरे को यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। तो पहला मेथड तो है मेरे पास 180 टोटल स्टूडेंट्स है, तो मैं x को क्या मान लेता हूँ? पास्ट। तो 180 में माइनस का x, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? फेल्ड। बट ये थोड़ा सा लेंथी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस अप्रोच से नहीं जा सकते, आप जा सकते हो बस, बट ये थोड़ा सा मेरे पास क्या होगा? लेंथी होगा। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेकंड मेथड देखो मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, ये x एंड 180 माइनस एक्स ना पुट करके मैं क्या करूँगा, पास वाले स्टूडेंट्स को m मान लेता हूँ, एंड जो फेल्ड है मेरा उसको मैं n मान लेता हूँ। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी मेरी। देखो कैसे, जैसे ये m एंड n पुट करूँगा तो हमारे पास देखो एवरेज निकालने के लिए, टोटल एवरेज निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम। तो सबसे पहले m इंटू में पास्ट स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास? 80, उनका एवरेज कितना है? 80, प्लस में n, एंड इनका एवरेज कितना है मेरे पास? 40, एंड नीचे क्या आएगा? m प्लस में n, एंड टोटल एवरेज कितना है मेरे पास? तो ये है मेरे पास 50, तो ये आया 50। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई यहाँ पर। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता, इनकी जगह 180 माइनस का x पुट करता, एंड 40 180 से मल्टीप्लाई होता, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता वहाँ उस केस में, बट वो भी ठीक है, वो उससे भी जा सकते हो। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ईजी पड़ता है। अब देखो सिंपली मैं m n को इधर भेजूँगा, m प्लस में n, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो 80 m है मेरे पास एंड 40 n है मेरे पास। इधर देखो 50 m है एंड 50 ही n है। तो इस केस में देखो ये जो 50 n है ना, ये इधर आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास? ये बचेगा 30 m,
एंड इधर ये जो 40n है ये उधर की साइड जाएगा, तो ये बचेगा 10n। तो ये गया 1 0 से 1 0 एंड m/n का रेशो निकालूंगा इस केस में, तो ये होगा मेरा 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर m स्टूडेंट्स मेरे पास 1 है ना, तो उस केस में फेल्ड वाले कितने होंगे 3। तो सिंपली टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 1 प्लस में 4, ये 1 प्लस में 3 4 आया। अब ये 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। यहाँ से थोड़ा इजी पड़ जाएगा, 4 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट मेरी किसको रिप्रेजेंट करेगी 45 को। अब हमें निकालना क्या है, फेल्ड वाला निकालना है ना, तो 3 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगी 45 इंटू 3 मतलब 135। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इस केस में मेरे फेल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 32 ईयर्स। If the age of a guest is included, then the average age increased by 12.5%. What is the age of the guest? हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, मेरे पास 4 मेंबर एक फैमिली के, उनका एवरेज मेरे पास गिवन है यहाँ पर, कितना एवरेज, वो है 32। अब ये क्या बोल रहा है कि एक गेस्ट आता है मेरे पास, ठीक है, उसका कुछ वेट होगा, तो वो अगर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ ना, तो ये जो 5 मेरे पास मेंबर हो जाएंगे, अब इनका जो मेरे पास एवरेज है ना, वो कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा 12.5 से, 12.5% से, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्रीज़ निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो 12.5% है मेरे पास, इसको मैं फ्रैक्शन के अंदर लिखूंगा तो कितना होगा 1/8, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 8 मेरे पास वेट था ना, तो अब इंक्रीज़ कितना हुआ 1 यूनिट। अब 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 32, क्योंकि पहले 32 था ना एवरेज, तो इस केस में 1 यूनिट कितना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 32/8 4। तो ये 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंक्रीज हो गया, इसका मतलब अब कितना हो गया 36, ठीक है। तो हमें बताना है इस गेस्ट का वेट कितना होगा। सिंपली पहली चीज़ तो है कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ एंड दोनों का डिफरेंस ले लूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो मेरे पास 4 यहाँ पर मेंबर है, उनका एवरेज कितना है यहाँ पर 32, और यहाँ पर 5 मेंबर है मेरे पास, इनका एवरेज कितना है 36। तो अब हमें बताना है जो एक मेंबर यहाँ से यहाँ तक ऐड हुआ है ना, उसका एवरेज निकालना है यहाँ से। तो देखो जब ये ऐड हुआ है एक मेंबर, तो 36 तो होना ही चाहिए उसका एवरेज, यहाँ पर 36 वेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसको मेंटेन रखना है ना, 36 पे लेवल पे लेके आना है, तो ठीक है। तो 36 तो होना ही चाहिए, बट एक चीज़ और कर दी उसने कि वो इतना एक्स्ट्रा वेट और लेके आया है कि ये जो 32 है ना, मतलब ये जो 4 मेंबर है, इनका एवरेज भी 32 से 36 हो गया, ठीक है। दोबारा देखो इस चीज़ को कि इतना वेट तो वो कंटेन करता ही है 36, तो क्योंकि उसको 36 एवरेज रखना है, ठीक है। बट वो इतना वेट और इंक्रीज करके लाता है कि ये जो 4 मेंबर है उसके 32 से 36 एवरेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना इंक्रीज हुआ 4 से, तो 4 मेंबर है, तो 4 के लिए कितना इंक्रीज होगा, तो 4 × 4 मतलब 16। तो ये 16 एक्स्ट्रा और लाता है, जिससे क्या होगा ये 4 जो मेंबर है मेरे पास, इनका एवरेज 32 से 36 हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है 16 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हुआ मेरा 52। तो इस केस में आंसर क्या है मेरे पास 52। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये चीज़ अगर समझ गए ना आप, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई सारी एवरेज के ऊपर बेस्ड ऐसी प्रॉब्लम आती है जो यही मेथड फॉलो करती है। अगर उससे बेसिक से जाओगे ना, उसमें टाइम लग जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसमें बस थिंकिंग का कमाल है कि आप थिंक कैसे कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना इस वाले मेथड को, सेकंड वाले मेथड को। जा तो हम फर्स्ट वाले से भी सकते हैं, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 318 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 212 आर्टिकल्स, देन व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, ठीक है। हिंदी में देख लो एक बार, तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि 318 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 212 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, ठीक है। तो सिंपली इसको फॉलो करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है SP, तो 318 आर्टिकल का कितना हुआ, तो SP × 318, ठीक है। ऐसे ही एक आर्टिकल का CP कितना मानूँ, CP, एंड 212 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 212। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से देखो एग्जैक्ट वैल्यू मैं अभी भी नहीं निकाल सकता CP एंड SP की, क्यों, क्योंकि वही कंडीशन आ रही है हमारे पास, 2 तो वेरिएबल है एंड इक्वेशन कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, इनका रिलेशन निकालूंगा।
तो यहाँ से देखो एस पी अपॉन में सी पी निकालूँ तो ये कितना होगा, तो ये होगा 212 अपॉन में 318। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कट रहेगा किसी से, सबसे पहले इसको मैं 2 से काटता हूँ, तो 2 एकम 2 106, एंड ये 2 एकम 2 1 बचा, 2 5 10 2 6 सॉरी 2 नाम 18 9 आएगा ना, 2 एकम 2 2 5 10 2 नाम 18, यस। तो ये एस पी अपॉन में सी पी का रिलेशन क्या है मेरे पास, 106 अपॉन में 159। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। तो इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि एस पी की अगर 106 यूनिट अगर वैल्यू होगी ना, तो उस केस में सी पी की वैल्यू कितनी होगी, 159 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आप कि एस पी की जो वैल्यू है ना यहाँ पर सी पी से कम है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस कितना होगा, 159 में से 106 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से, तो ये कितना होगा मेरे पास 53। तो 53 यूनिट मेरे पास लॉस होगा। तो 53 अपॉन में सी पी की वैल्यू कितनी है, 159 इंटू में 100, ये वैल्यू आ गई। तो यही हमारा क्या होगा, परसेंटेज होगा, लॉस परसेंट। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो 100/3%, ये कितना होगा, ये होगा 3 तिया 9 3 तिया 9 33 सही 1/3%। तो इस केस में आंसर क्या आएगा मेरे पास, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹310 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹230। ठीक है, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹180। हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो बोल क्या रहा है, देखो जो मेरे पास प्रॉफिट होता है सेल करने में एक आर्टिकल को कितने रुपए में, 310 रुपये में सेल करने पे, उतना ही अमाउंट का लॉस होता है अगर मैं उस आर्टिकल को 230 रुपये में बेच दूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम को देखते हैं। तो लेट्स से मेरे पास कुछ सी पी होगा यहाँ पर। अब प्रॉफिट करने के लिए इससे ज़्यादा मेरे को सेल करना पड़ेगा, तो ज़्यादा में सेल करूँगा, तो 310 में ज़्यादा में सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेट्स से मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस x है, मतलब x रुपीज़ का मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। फिर क्या बोलता है कि 230 मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसका नेक्स्ट सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस 2 एंड ये सेलिंग प्राइस 1। तो इस केस में क्या होता है कि जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था ना, उतना ही लॉस अब होगा, मतलब ये लॉस होगा जितना कि प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट गिवन हो ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सीपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। और वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखो जितना इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, जितना इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो 2x के अंदर बढ़ जाएगा, मतलब 2x यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो सीपी एंड जो सेलिंग प्राइस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, x, एंड सेम जो सेलिंग प्राइस 1 एंड सीपी का जो डिफरेंस है वो कितना है, x। तो यहाँ से 230 से लेके 310 तक का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 2x, एंड ये वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू क्या करूँगा, सिंपली मैं 310 में से 230 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये आया मेरे पास 80, एंड x की वैल्यू कितनी है, 40। तो यहाँ से देखो मैं सेलिंग ये जो सी पी है ना, कॉस्ट प्राइस, ये निकाल सकता हूँ। कैसे, या तो SP2 से चले जाओ या SP1 से, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं SP2 से जाता हूँ, तो 230 है, इसमें मैं अगर ये लॉस जोड़ दूँ, लॉस कितना है मेरे पास, माइनस का x, मतलब माइनस का 40। तो इस लॉस को जोड़ दूंगा मैं 40 को, तो जो वैल्यू आएगी 270, ये कितना होगा मेरे पास CP, मतलब 270 क्या है मेरे पास CP। ऐसे भी जा सकते हैं, इसको 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 270। ठीक है, तो CP की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब निकालना क्या है, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹180। अब क्या हो रहा है कि 270 की वैल्यू को मैं 180 रुपये में बेच रहा हूँ, तो लॉस कितना होगा यहाँ पर, तो ये होगा माइनस का 90। तो 90 का लॉस हो रहा है 270 पे, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो 27 100/3 आया है सेम, तो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 33 सही 2/3। तो ऑप्शन डी मेरे पास इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ cos c माइनस cos d इक्वल्स टू वाई, तो हमें वैल्यू बतानी है y की कितनी होगी। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, हिंदी में देख सकते हो आप, हिंदी में देखना तो क्या ही है, सिंपली हमारे पास y की यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इससे पहले देखो कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास होता है एक साइन a प्लस में साइन b, एक होता है मेरे पास साइन a माइनस का साइन
बी, एक होता है यहाँ पर कोस ए प्लस का कोस बी, एंड ये मेरे पास है ही कोस ए माइनस का कोस बी। तो यहाँ पर इनके फॉर्मूले देखते हैं हम। तो पहले का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, तो इसका आएगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, एंड आएगा यहाँ पर कोस ए माइनस का बी अपॉन में 2। ठीक है, सेकंड वाले के लिए देखो 2 साइन ए, सॉरी साइन की जगह क्या आएगा यहाँ पर कोस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो कोस ए प्लस बी बाई 2, एंड यहाँ आएगा साइन ए माइनस का बी बाई 2। थर्ड के लिए देखो तो कोस ए प्लस में कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 कोस ए प्लस में बी बाई 2, एंड फिर यहाँ पर कोस ए माइनस का बी बाई 2। अब यहाँ पर देखो ये जो कोस ए माइनस का कोस बी है ना, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो बेसिकली वो रीअरेंजमेंट से ही आते हैं, तो दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कोस ए माइनस का कोस बी क्या होता है मेरे पास, तो माइनस का 2 साइन ए प्लस में बी बाई 2, एंड यहाँ पर होता है साइन ए माइनस का बी बाई 2। अगर इसी को मैं अंदर लेके जाऊँ इस माइनस को, तो ये होगा मेरे पास 2 साइन ए प्लस में बी बाई 2, एंड यहाँ पर क्या होगा साइन, ये जो a माइनस बी है ना, ये होगा b माइनस का a बाई 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्योंकि बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके पूछने के ज़्यादा चांसेस है, और इसने यहाँ पर पूछ लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। सिंपली अगर ये वाला फॉर्मूला देखें पहले प्लस वाले के अंदर, तो साइन साइन होना चाहिए, कोस है तो ये गलत हो गया, साइन साइन होना चाहिए, कोस है तो ये गलत हो गया। अब इसमें देखो c माइनस डी की जगह d माइनस सी आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इस केस में यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर c माइनस डी आना चाहिए, तो ऑप्शन c इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक मेरे पास हेमिस्फीयर है कुछ इस टाइप का, तो इसका मेरे पास सरफेस एरिया गिवन है और टोटल सरफेस एरिया गिवन है। ये कितना गिवन है, 27 पाई। देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, आर निकालना है सिंपली। तो सिंपली क्या करते हैं, ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसका फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर। तो इसका टीएसए कितना होता है मेरे पास, तो टोटल सरफेस एरिया होगा सबसे पहले, ये जो मेरे पास ऊपर वाला बेस है इसका एरिया, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस में, एंड ये जो कर्व्ड है मेरे पास एरिया सी एस ए, इसका एरिया कितना होगा, तो देखो कंप्लीट मेरे पास जो स्फीयर है उसके लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए कितना होगा, तो इसके लिए आधा होगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया मेरे पास, 3 पाई आर स्क्वायर। इस 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ही गिवन है कितने मेरे पास, 27 पाई। तो सिंपली काटते हैं यहाँ से, तो 1 पाई से 1 पाई गया, एंड ये 3 गया कितनी बार, 3 नाम 27 9 आया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर 3। तो सिंपल सा है, तो ऑप्शन 2 इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। If fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6, what is the fraction? हिंदी में देख लो एक बार कि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। तो भिन्न हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, तो इसके 2 मेथड है। पहला तो है हमारे पास बेसिक वाला, मैं उस फ्रैक्शन को n/d मान लूँ, एंड जो ये ऑपरेशन बता रहा है ना, तो उस केस में मैं उसको अप्लाई करते जाऊँ। फॉर एग्जांपल इसने इस पहले स्टेटमेंट में बोला है कि जो मेरे पास फ्रैक्शन है ना, उसके न्यूमरेटर में मैं 2 ऐड कर दूँ, तो n/n+2 अपॉन में, एंड डिनोमिनेटर है उसमें भी 2 ऐड कर दूँ, तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है मेरे पास। एंड सेकेंड में क्या बोल रहा है कि अगर दोनों में मैं 3 ऐड कर दूँ, तो उस केस में जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी हो जाती है, 5/6। एंड इन दोनों को सोल्व करना एंड n एंड d की वैल्यू कैलकुलेट करना, ये लेंथ ही होगा। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर हमारे पास ऑप्शन में सीधा आंसर गिवन है ना, तो उस केस में ये वाला अप्रोच ट्राई मत करना। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन सेकंड जो मेथड हमारे पास, उसके थ्रू कैसे जाएंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, तो क्यों ना उनकी ही हेल्प ली जाए। ठीक है, तो देखो तो वो बोल क्या रहा है पहले स्टेटमेंट में, अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास होना क्या चाहिए, 9/11। तो 2 ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ऐड करूंगा, 7/9 के अंदर लेते हैं, तो 2 ऐड करूंगा, तो ये होगा 9/11, यस बन रहा है। इनके अंदर मैं 3 ऐड करूंगा, तो 3 ऐड करो, तो 10 अपॉन में
ये कितना होगा 12, तो 10 12 मतलब 5/6। यस, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में यही आंसर होगा मेरे पास, ऑप्शन ए। वेरीफाई कर लेते हैं सेकंड वाले को। देखो 8/7 है मेरे पास, इसमें मैं 2 2 ऐड करूँगा तो 8 + 2 10 एंड नीचे आएगा 7 + 2 9। तो क्या ये मेरे पास 9/11 दे रहा है? नहीं दे रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको देखो 5/9 है मेरे पास, 2 2 ऐड करूँगा, इसमें 2 ऐड करूँगा एंड इसमें 2 ऐड करूँगा तो ये आया 7/11। ये मेरा 9/11 दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एंड सिमिलरली इसमें 2 2 ऐड करूँगा तो ये होगा 9/12, तो ये भी आंसर नहीं देगा। तो ऑप्शन है तो ऑप्शन के थ्रू ही जाइए, ठीक है। तो इसमें देखो मात्र मेरे को 10 सेकंड भी नहीं लगी आंसर फाइंड आउट करने में, ठीक है। एंड ये अप्रोच अगर मैं जाते हैं ना तो इसमें कम से कम आपकी 1.5 मिनट लग जाती, ठीक है। तो बेस्ट मेथड चूज करिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ a अपॉन में b प्लस में b अपॉन a -1 = 0, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर a³ प्लस में b³, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक a प्लस में b एंड इधर क्या होता है a² प्लस में b² माइनस का ab। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। एंड सेकंड मेरे पास जो यहाँ पर गिवन है वो क्या है a अपॉन में b प्लस में b अपॉन में a माइनस का 1 = 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे ना तो ये होगा a² प्लस में b² माइनस का ab = 0। तो जैसे ही ये 0 आया ना, हमें एक हिंट मिल गई यहाँ से कि इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी मेरी 0। तो आंसर क्या आएगा मेरा ऑप्शन बी 0। इफ x = 3 + √2√2 देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस में 1/x², इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है कितनी 3 + 2√2, ठीक है। अब हमें x² प्लस में 1/x² की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है ना। तो इस केस में देखो x प्लस में 1/x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास लेट से a है तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी a² माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू तो है मेरे पास, अब 1/x की वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो कभी भी देखो एक यहाँ पर चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पर अगर x की वैल्यू गिवन है ना एंड 1/x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में ये चेक कर लो कि जो 1/x है वो x का कॉन्जुगेट तो नहीं है। तो ये कॉन्जुगेट जो होता है इसको चेक कैसे करते हैं देखो। तो इसको चेक करते हैं हम, इसका स्क्वायर करते हैं 9 एंड इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 8। अगर इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 1 आ जाता है ना तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आ रहा है तो इस केस में जो 1/x की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी 3 माइनस का 2√2। डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्जुगेट के लफड़े में नहीं पड़ना है ना तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट क्या करना है 1/x मतलब 1/3 प्लस में 2√2 एंड इसको रेशनलाइज कर लो 3 माइनस का 2√2 एंड 3 माइनस का 2√2। इसीलिए मैंने यहाँ पर चेक करने को बोला था कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होने पे ये ही देंगे मेरा a² माइनस का b², ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हो आप। तो 1/x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं x प्लस 1/x, ये कितना देगा मेरा। तो ये देखो जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा कितना मेरा 3 प्लस में 3 मतलब 6। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6। तो इससे मैं ये जो x² प्लस में 1/x² इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना होगा 36 माइनस का 2, तो ये हुआ 34। तो 34 इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। If x and y are positive real numbers and xy equals to 8 then find the minimum value of 2x plus में y, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो वेरिएबल गिवन है x एंड y और दोनों की दोनों क्या है रियल पॉजिटिव नंबर्स है एंड इनका रिलेशन क्या गिवन है x y इक्वल्स टू 8 एंड हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 2x प्लस में y एंड ये जो वैल्यू है हमें इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई इक्वल्स टू 8 गिवन है, मतलब एक इक्वेशन गिवन है मेरे पास एंड वेरिएबल कितने हैं 2, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती है एक्स एंड वाई की, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर। तो पॉसिबल वैल्यूज़ देखो कौन कौन सी हो सकती हैं। एक्स एंड वाई लिखते हैं तो 1 8 हो सकता है एंड 8 1 हो सकता है, ठीक है। दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे मेरे को 8। सेकेंड क्या हो सकता है 2 4 एंड 4 2, ठीक है। थर्ड वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास
थर्ड वैल्यू पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है एक्स एंड वाई की, ठीक है, ये 4 पेयर। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है हमें। तो सबसे पहले देखो एक्स मेरे पास पहले दोनों मिनिमम होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। और दूसरा देखो ये जो एक्स है ना 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में ये जो एक्स है ना मिनिमम पुट करने का ट्राई करेंगे हम। तो 1 बाय 1 करके पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक पुट करते हैं 2 की, ये एक्स की जगह, तो 2 आया, प्लस में वाई कितना 8, तो ये 10 दे रहा है मेरे को। अब यहाँ पर देखो ये जो 8 है ना मैक्स वैल्यू है वाई के कंपैरिजन में, तो ये पुट करना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 चला जाएगा वैसे ही, तो इसको पुट करने का ट्राई नहीं करेंगे हम। ये देखो सेकंड वाला 2 4, तो ये होगा मेरे पास 2 दूनी 4 प्लस में 4, तो ये है मेरे पास 8। अब इसको भी मैं पुट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये 4 बड़ा नंबर है वाई से, ये मल्टीप्लाई होके ही ग्रेटर नंबर दे देगा। तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू की कौन सी होगी, तो ये होगी 8। तो इस केस में ऑप्शन मेरा डी यहाँ पर राइट आंसर होगा 8। In triangle ABC, angle BAC equals to 75 degree and ABC equals to 45 degree and BC is produced to D if ACD equals to X, तो हमें बताना है X by 3% of 60%, ठीक है। हिंदी में देख सकते हो आप। तो फिगर फॉर्म करने का ट्राई करते हैं। तो एक ट्राइंगल है मेरे पास यहाँ पर देखो ABC, A B एंड C। उसके बाद में क्या बोल रहा है, BAC जो एंगल है मेरे पास वो कितना है 75 डिग्री। तो BAC जो एंगल है ये वाला, ये कितना है 75 डिग्री। एंड आगे क्या बोल रहा है, ABC जो एंगल है मेरे पास ABC ये वाला एंगल, तो ये कितना है बोल रहा है 45 डिग्री। एंड सेकंड क्या बोल रहा है, BC को मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मतलब ये जो लाइन है ना इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ आगे, तो कहाँ तक, D तक। एंड ये जो ACD है, ACD एंगल ये वाला है, ये कितना है मेरा, ये x डिग्री। अब यहाँ पर देखो मैं BC को इस साइड इस डायरेक्शन में ही मैंने प्रोड्यूस किया है, इसमें क्यों नहीं की, ये डाउट हो सकता है आपका। तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा है BC को प्रोड्यूस किया है, मतलब सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ पर ये BC को प्रोड्यूस किया है, मतलब जो लास्ट वाली चीज़ होती है ना उस साइड हम प्रोसीड करते हैं। अगर मैं बोलता CB को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इस केस में मैं B की साइड में इसको प्रोड्यूस करता। अब इसने बट लेकिन बोला क्या है BC, तो इस केस में मैं C की साइड इसको प्रोड्यूस करूँगा आगे, तो इस साइड हमारा सही है, ठीक है। तो x डिग्री है, तो हमें बताना क्या है, x by 3% ऑफ 60, ये वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। तो ये यहाँ पर देखो ये मेरे पास एक थ्योरम होता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना वो अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसकी x की वैल्यू कितनी होगी, तो 45 प्लस में 75, तो ये होगा 120। तो यहाँ से देखो 120 अपॉन में 3 परसेंटेज लिखूंगा तो 1/100 और किसका 60 का। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो देखो कितने होगी, तो 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24, तो 24 डिग्री मेरा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज टेकन एज 3x माइनस का 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमें बताना है स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। ऐसी हमने 4-5 प्रॉब्लम कर ली है पिछले वाले मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो ये वाली इजीली हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसे हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो हमें पता है जो इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन होती है हमारे पास लाइन की, वो क्या होती है, वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस में c। एंड ये जो c है मेरे पास ये होता है y इंटरसेप्ट। एंड ये जो m होता है मेरे पास ये क्या होता है, ये होता है स्लोप, ठीक है। तो हमें बस स्लोप कोमा y ये इन दोनों का पेयर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, 3x माइनस का 4y प्लस में 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहली चीज़ होती है, देखो पहली चीज़ क्या होती है कि मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलो इस मेथड से कर लेते हैं हम। तो क्या करूँगा मैं, 4y इक्वल्स टू 3x प्लस में 5 एंड y को उधर भेजूँगा, सॉरी 4 को उधर भेजूँगा, तो ये होगा 3/4x प्लस में 5/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ मेरे पास स्लोप, एंड ये क्या हुआ मेरे पास y इंटरसेप्ट। तो इसका पेयर देखो 3/4 एंड 5/4, 3/4 एंड 5/4, मतलब ऑप्शन सी मेरे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट भी नहीं करना हो ना तो यहाँ पर देखो जो स्लोप होता है ना, स्लोप उसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस का a अपॉन में b। तो माइनस का a अपॉन में b मतलब ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये कैसी इक्वेशन होती है, तो ये होती है ax
प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वस टू 0। तो ये इक्वेशन होती है हमारे पास। तो यहाँ पर स्लोप जब हम निकालेंगे यहाँ से तो ये होगा मेरे पास माइनस का a, मतलब माइनस का 3 अपॉन में ये हुआ माइनस का 4, तो 3/4। तो सेम स्लोप आ रहा है मेरे पास। ऐसे ही हमारे पास y इंटरसेप्ट जो होता है मेरे पास, तो वो होता है मेरे पास यहाँ पर c अपॉन में ये जो माइनस का c अपॉन में ये जो हमारे पास b है ना, वो माइनस का c अपॉन में b। तो ये होगा मेरे पास देखो 5 माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 4, मतलब 5/4। तो सेम चीज़ें आ रही हैं। तो इस केस में आप ये भी अप्लाई कर सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है। या फिर हमारे पास जो कन्वर्ट करने वाला मेथड है वो तो है ही, ठीक है। तो इस केस में राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी। ए डिसहोनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो हमें बताना है उसका गेन परसेंटेज, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते हो। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि बताया कितना एंड दिया कितना, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो सेलर होता है ना, सेलर उसकी तरफ से जाता है, मतलब जो शॉपकीपर होता है उसकी तरफ से जाता है ना, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, दिया के अंदर आता है। एंड जो बताया, जो चीज़ें वो बताता है कस्टमर को, तो वो चीज़ें बताया के अंदर आती है। तो इस केस में देखो दिया के अंदर क्या क्या आएगी। तो क्या बोल रहा है कि सीपी की कॉस्ट को ही वो सेलिंग प्राइस बना रहा है। इसका मतलब उसमें तो उसने कुछ डिसऑनेस्ट किया नहीं, ठीक है। बट लेकिन जो वेट है ना उसके अंदर उसने कुछ गड़बड़ी करी है। मतलब 850 तो वो दिया है, ठीक है, बट बताया कितना है उसने? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि उसकी तरफ से जा तो 850 रहा है, बता कितना रहा है? 1000। तो कितने के पैसे ज़्यादा लिए उसने? तो 150 ग्राम है ना, उसके पैसे उसने ज़्यादा ले लिए। तो बस इसी का परसेंटेज पूछ रहा है वो। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो 150 अपॉन में 850 इंटू में 100। तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो 5 से काटते हैं, तो 5 या 15, 17/85। तो ये हुआ 300 अपॉन में 17। तो 300 को मैं 17 से भाग दूंगा, तो 17 एकम 17, बचा मेरे पास 13, 130 आया। तो 130 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 17 चौक 8, 17 पीछे 17 चिक 102, 17 संता 119, 17 संता 119। तो 17 सही 11/17, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो इस केस में 17 सही 11/17 मेरे पास आंसर होगा। 17 सही 11/17। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए माइलस्टोन इन 15 seconds एंड क्रॉसेज अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 seconds। तो हमें बतानी है जो सेकेंड ट्रेन है ना, उसकी जो हमारे पास सेकेंड जो ट्रेन है उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। हिंदी में देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 1 है जिसकी लेंथ कितनी है मेरे पास? 150 मीटर है। वो क्या करती है कि एक माइलस्टोन को कवर करती है। तो माइलस्टोन कवर करेगी तो उसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा। तो यहाँ पर ये ट्रेन है T1 एंड ये माइलस्टोन है। तो इसको कंप्लीट पास करने के लिए उसको टाइम कितना लगता है? मतलब ये पास कब करेगी इसको कंप्लीट? जब ये खुद की लेंथ पार कर लेगी इस पॉइंट से, ठीक है। तो उतना टाइम इसको लगेगा, और वो टाइम कितना है यहाँ पर? 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ट्रेन 1 है ना इसकी स्पीड निकाल सकता हूँ। तो ट्रेन 1 की स्पीड कितनी होगी? तो स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस खुद की ही होगी 150 मीटर, क्योंकि वो खुद को ही पास कर रहा है ना उस केस में। तो ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो ट्रेन 1 है ना उसकी स्पीड आ गई मेरे पास यहाँ पर कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या बोल रहा है कि एक दूसरी ट्रेन है T2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलते हैं एंड एक दूसरे को कवर करते हैं, क्रॉस करते हैं कितने टाइम के अंदर? ये करते हैं 12 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर टाइम कितना ले रहे हैं? 12 सेकंड, ठीक है। तो और जो लेंथ होगी इन दोनों की सेम होगी। मतलब इसकी लेंथ कितनी है? 150 मीटर, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 150 मीटर। तो सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पर?
जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला है ना उसको अप्लाई करना है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारे पास। तो स्पीड यहाँ पर टाइम निकालूंगा तो टाइम होगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या फिर इसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रिलेटिव टाइम यहाँ पर गिवन है कि इतने टाइम के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से इसकी स्पीड कितनी है x, एंड इसकी पता है हमें कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 प्लस में x इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी 150 मीटर प्लस में 150 मीटर, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये होगा 300 अपॉन में टाइम कितना है मेरे पास 12 सेकेंड। तो ये आया। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 6 बचा 12 60, तो 25 आया। तो इस केस में जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 15। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड है, बट ये आंसर किस में पूछ रहा है किलोमीटर पर आर के अंदर। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड है, इसको मैं किलोमीटर पर आर के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो 15 इंटू में 18/5, 5 15, 54 किलोमीटर पर आर। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। A certain sum of money will be doubled in 15 years at the rate of simple interest percentage per annum of। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप कि एक सम ऑफ मनी है मेरे पास, लेट से वो P है। ठीक है, वो 15 साल के अंदर 15 ईयर्स के अंदर डबल हो जाती है, मतलब 2P हो जाती है। तो उस केस में हमें बताना है किस R% से उसने ये जो इंटरेस्ट पे दिया था, ये जो सम था उसने इंटरेस्ट पे दिया था। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है हमारा। तो इंटरेस्ट रेट का क्या होता है, तो होता है PRT। ठीक है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से दे रहे हैं। तो PRT हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो P से 2P हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो कितना होगा 2P माइनस का P मतलब P। ठीक है, क्योंकि ये जो 2P है ये तो अमाउंट होगी ना टोटल, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि हमारा इंटरेस्ट रेट 2P है, वो बोल रहा है कि अमाउंट 2P हो जाती है 15 साल के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो P आएगा, तो यहाँ पर P पुट करना पड़ेगा ना कि 2P। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती है। तो वैल्यू पुट करते हैं, P से P गया मेरा, तो RT की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो R की वैल्यू पुट करता हूँ R/100 एंड T की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 15 ईयर, ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो R की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 100/15। तो सोल्व करते हैं इसे, 5 से कट करेंगे तो 20 आया ऊपर, नीचे कितना आएगा 3। तो R की वैल्यू कितनी होगी मेरी 6 सही 2/3%। तो इतने रेट से मेरे को इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ये भी ट्रिकी प्रॉब्लम थी। एट एन इंस्टेंट द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम एट दैट मोमेंट इज। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि मेरे पास एक टावर है यहाँ पर, या फिर पोल है एक तरीके से बोल देते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि उसका शैडो है ना √3 टाइम्स किसके, इस पोल की हाइट के, उतना ही मतलब शैडो बना रहा है। मतलब इसका √3 करूँगा तो √3P, इतने लेंथ की वो शैडो बना रहा है इस पोल की। तो हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ सन होगा तो इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल का होगा ना वो सेम एंगल ऑफ एलिवेशन किसका होगा, इस सन का होगा। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से मैं थीटा ले लेता हूँ। तो जो थीटा यहाँ पर आएगा वही वैल्यू हो गई हमारी, वही आंसर होगा। तो इस केस में tan थीटा कितना होगा, तो ये होगा P अपॉन में √3P। तो P से P कैंसिल 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब आती है, जब हमारे पास थीटा 30 डिग्री हो। तो इस केस में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 30 डिग्री। इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड 3 साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5, देन विच वन इज ट्रू। हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो थीटा हमारे पास पॉजिटिव एक्यूट एंगल गिवन है, मतलब 90 डिग्री से कम है, एंड रिलेशन गिवन है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं। पहला देखो, पहला तो क्या है, मेरे पास एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये दो मेरे पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर मैं कन्वर्ट कर लूँ, वहाँ से
उस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा मेरे पास टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एंड अगर मैं सेकंड मेथड से जाऊँ, मतलब थोड़ा सा मैं थिंक करने का यहाँ पर ट्राई करूँ, तो यहाँ पर देखो 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 है मेरे पास। मतलब अगर मैं इस 3 को यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किसी इन दोनों के रिजल्ट से मल्टीप्लाई करूँ, क्या मेरे को 5 देगा? वो कभी नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे मेरे पास कुछ इन दोनों के रिजल्ट का एडिशन कुछ 3 आना चाहिए, ठीक है। तभी तो वो 3 कट के यहाँ पर जो इसका रिजल्ट होगा वो 5 देगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर थिंक करनी है कि 10 का ऐसा कौन सा एंगल नीचे √3 ला रहा है। अगर √3 लाएगा तभी तो स्क्वायर होकर इसका 3 आएगा, ठीक है। या फिर 3 भी आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो ही चीज़ें यहाँ पर। अगर मैं थीटा को यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√3 का होल स्क्वायर। एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। तो नीचे 3 आ रहा है ना, तो इस केस में ज़्यादा चांसेस है कि ये ही हमारा थीटा होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं इसे। तो दोनों को पुट करेंगे तो ये कितना होगा मेरे पास? ये होगा 4/3। एंड ये कितना होगा? ये 1/3। तो ये 5/3 आया। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना है? 5। तो 5 मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थिंक करना था हमें। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा देखा तो हमारे पास आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर सही है, ठीक है। पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 60 डिग्री। यहाँ पर आया 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? तो ये आती है हमारे पास 1/2। एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? ये √3/2। तो दोनों इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पर देखो तो ये होगा 60 डिग्री एंड ये होगा 30 डिग्री। तो हमेशा देखो कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस केस में जो ऑप्शन बी है ना मेरा, ये राइट आंसर होगा। तो ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। In a triangle ABC, AB equals to AC and BA is produced to D such that AC equals to AD, तो हमें बताना है BCD की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल गिवन है मेरे पास। ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो ये ट्राइंगल है AB एंड C, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है वो? AB इक्वल्स टू AC है मेरे पास। मतलब ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। AB इक्वल्स टू AC। तो एक लाइन से मार्क कर देता हूँ इसे। एंड सेकंड में क्या बोल रहा है कि जो मेरा BA है ना, BA ये प्रोड्यूस्ड होता है कहाँ तक? D तक। तो इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ D तक। लेट्स से ये पॉइंट मेरे पास D है। एंड किस तरीके से प्रोड्यूस करता हूँ कि जो AC है मेरा AD के इक्वल है। मतलब ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो मतलब ये वाली इसके इक्वल भी होगी, क्योंकि मेरे पास ये जो AB है ना AC के इक्वल है। तो इस केस में AB AD के इक्वल भी होगा, ठीक है। तो ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा इस केस में, ये वाला। तो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है मेरे को? BCD। तो BC एंड D, तो ये कंप्लीट जो एंगल है ना, इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। एक बार इसे आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स से मैं इसको x डिग्री का एंगल मान लेता हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है मेरे पास। तो इस केस में अगर ये x है तो इस केस में ये भी क्या होगा? x, ठीक है। ये तो सबको पता है, क्योंकि अपोजिट जो एंगल्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे इनके। तो x ये है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो ये दोनों x होंगे। तो इस केस में देखो ये जो एंगल होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का। तो इन दोनों का सम होगा मतलब 2x। एंड यहाँ पर देखो लेट्स से इसको मैं y मान लेता हूँ। इसको y माना मैंने। तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास? ये भी y होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स मेरे पास क्या है? AD एंड AC दोनों इक्वल है। तो इस केस में ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो क्या लिख सकता हूँ? 2x प्लस में y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों जो ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं ना, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू 180 एंड x प्लस में y इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है हमें यहाँ पर? तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है x प्लस में y, क्योंकि BCD एंगल जो मेरे पास है, एंगल BCD, इसको मैं देखूंगा तो ये x प्लस y है, x प्लस में y। तो यही तो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई सारे बच्चे ना यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि 2x आया उसके बाद में आगे वो कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाते।
तो इसलिए वो यहीं पर ही रुक जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें, वेरिएबल थिंक करो, ठीक है, उसी से हमारा आंसर आएगा यहाँ पर। तो अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ सैंड। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है मेरे पास, सिलेंडर कुछ इस टाइप का होगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर का है एंड ये हाइट मेरी 5 सेंटीमीटर की है एंड रेडियस जो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर की है। इसको मैं कंप्लीट सैंड से फिल कर देता हूँ एंड व्हेन दिस सैंड इज पोर्ड आउट इट फॉर्म्स ए राइट सर्कुलर कोन। तो जो भी ये जो मेरे पास सिलेंडर है ना, इसको मैं पोर्ड आउट करता हूँ ना, ये सैंड्स बाहर निकालता हूँ, तो ये कोन बनाती है, इसी सैंड का कोन बनाती है। एंड जो ये जो कोन बना रही है ना, इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखो इसे कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम होगा ना एंड इसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों की दोनों सेम होंगी। तो दोनों की वॉल्यूम सेम करता हूँ मैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं किसके इक्वल करूँगा, तो दोनों की रेडियस डिफरेंट है, तो R1 इसको मान लेता हूँ एंड इसका जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये R2 होगा। तो सिंपली देखो यहाँ पर ये H1 होगा एंड ये H2 होगा। तो यहाँ से जो कट रहा है वो काट लेते हैं, पाई से पाई गया। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 4, तो यह है 16 इंटू में हाइट कितनी है 5, यह है 1/3 इंटू में ये जो कोन है मेरे पास, इसकी रेडियस कितनी है 6, तो यह है 36 एंड H2 ऐसे कैसे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यह है 12 एंड कुछ कट रहा है यहाँ से, तो कुछ नहीं कट रहा। तो इसका मतलब हाइट मेरे पास क्या होगी H2 की, ये होगी 4 से कट रहा है ना, 4 से 16 4 3 12, तो ये होगी 20/3। तो 20/3 मतलब ये हुआ 6.66 कुछ है इस तरीके से। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा 6.67। When a discount of 20% is given on a sweater, the profit is 28%. If the discount is 14%, then profit is। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो। तो प्रॉब्लम देखो बोल क्या रही है कि अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ ना, तो उस केस में मेरे को 28% का प्रॉफिट होता है। मतलब वो कुछ उसका कॉस्ट प्राइस होगा, उसने कुछ MP किया होगा इंक्रीमेंट करके, फिर वो क्या करता है 20% का डिस्काउंट देता है, तो उसको 28% का प्रॉफिट होता है। तो कभी भी ऐसा केस हो ना, डिस्काउंट गिवन हो एंड प्रॉफिट गिवन हो, तो उस केस में देखो CP एंड MP इन दोनों का रेशियो निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैंने, अगर हाँ यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको, अगर आपको क्विकली अपने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं ना, तो मेरी एक अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़ की यहाँ पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी कम टाइम के अंदर काफ़ी चीज़ें रिवाइज करा रखी है। अगर आप उसे फॉलो करोगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आते हैं अभी इस प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पर देखो, तो उस केस में मैंने बताया था कि जो CP है ना, CP उसकी वैल्यू क्या होगी 100 माइनस का D% एंड इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर देखो सिर्फ हमें जो वैल्यू है ना, वैल्यू वो यहाँ पर लेनी है। तो 100 यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला है 20, तो माइनस का 20 एंड यहाँ पर 100 प्लस में जो प्रॉफिट मिला है कितना मिला है 28। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आई 80 एंड इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, तो इसकी वैल्यू आई 128। इसको मैं थोड़ा सोल्व करूँ तो कर सकते हैं इसे, 4 से जा रहा है ना, क्योंकि ये हुआ 4 3 12 ये 32, फिर 4 से जा रहा है 4 5 ये हुआ 4 5 20 एंड ये 8। ठीक है, तो 5:8 इन दोनों का रेशियो होगा मेरे पास। अगर 5 मेरे पास CP की वैल्यू होगी तो 8 किसकी होगी, MP की वैल्यू होगी। अभी क्या बोल रहा है 14% डिस्काउंट दे रहा है किस पे, MP पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए इसको मैं 500 मान लेता हूँ एंड इसको मैं क्या मान लेता हूँ 800। इससे क्या होगा, जो 14% में प्रॉफिट ये जो डिस्काउंट है ना, ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी मेरे पास। तो 800 का मेरे पास 14% कितना होगा, तो ये होगा 832 3 8 3 11 112। ठीक है, तो मतलब 800 में मैं 112 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये है मेरे पास 8, ये आया 8 एंड ये है मेरे पास कितना आया 6। तो 688 मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा इसका। अब CP है मेरे पास कितना 500 एंड सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 688,
तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है यहाँ से। तो कितना ज़्यादा है 188, कितने पे 500 इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको मैं डिवाइड करूँगा 5 ये 15, फिर 38 बचा 5 7 35, तो 37.5 के लगभग कुछ आंसर आएगा मेरा। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कुछ डीआई की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर मेरे पास गिवन क्या है, रेवेन्यू गिवन है किसी कंपनी का, और ये कुछ ईयर्स के लिए मेरे पास बेसिकली कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ईयर्स है, उनके लिए मेरे पास रेवेन्यू यहाँ पर गिवन है। तो पहली प्रॉब्लम बोल क्या रही है, व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ रेवेन्यू ऑफ द फेम इन द ईयर 2010, 11 एंड 12। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर निकालना है, तो ईजी है बेसिकली। तो 2010 के लिए कौन सी वैल्यू होगी 260, प्लस में 2011 के लिए कौन सी वैल्यू होगी 350, प्लस में, एंड 2012 के लिए कितनी होगी 320। तो इन तीनों का सम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 0, 5 और 2 7 और 6 13, 1, तो ये हुआ 9। तो 930 मेरे पास कितना आएगा, 930 करोड़ रेवेन्यू होगा इन तीनों का। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। अब सेकेंड वाली देखते हैं, बाई वॉट परसेंटेज हैज़ द रेवेन्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज्ड इन 2010 विद रेस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर। तो 2010 ये वाला होगा, तो 2010 जो है वो कितने परसेंट से गिरा है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब 300 से 260 जो डिक्रीज हुआ है, मतलब 40 जो यूनिट डिक्रीज हुआ है, तो इसका परसेंटेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सिंपली 40 अपॉन में 300 इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 40 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, तो 3 1 कम 3, 1 बचा 3 3 9, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा मेरे पास। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। इन हाउ मैनी ईयर्स द रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू फॉर द 8 ईयर्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कितने ईयर्स के लिए रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन सभी का एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज में बेसिकली करेंगे क्या, इन सभी का एडिशन करेंगे सबसे पहले। तो ऐड करते हैं, 0 0 0 0 सब में 0 है, तो 0 आया। सेकंड वाली डिजिट ऐड करते हैं, तो 8 4 12, 12 4 16, 16 और 5 21, 22 23, 23 और 5 28, 28 और 6 34, तो 34 का 4, फिर आए मेरे पास 3, 3 और 2 5, 6 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 3 18 और 2 20 और 3 23, तो 2340 मेरे पास कितना हुआ यहाँ पर टोटल इनका सम हुआ। अब टोटल नंबर कितने थे मेरे पास 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये हुआ 8 दूनी 16, फिर बचा 7, 8 नाम 72, फिर बचा 2, 8 दूनी 16, फिर बचा 4 5, तो 292.5 मेरे पास क्या है यहाँ पर एवरेज हो गया इनका। तो इससे कम मेरे पास ईयर्स कैलकुलेट करने हैं इसके। तो 292 से वैल्यू कम किस किस की है, तो 300 तो ज़्यादा है, इसकी है 1, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है 2, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है 3, एंड इसकी भी कम है। मतलब 4 ईयर्स ऐसे हैं मेरे पास जिनकी वैल्यू, जिनका रेवेन्यू टू एवरेज रेवेन्यू से कम है, मतलब 292.5 से कम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। आज की लास्ट प्रॉब्लम है, इन विच ईयर द फिल्म हैज सोन मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में करंट वाला ईयर, कौन सा करंट वाला ईयर ऐसा है जो कि मैक्सिमम हमारे पास ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इंक्रीज वैल्यू देखनी होगी। तो इस केस में देखो ये तो डिक्रीज हो रही है, तो 2010 आंसर नहीं होगा मेरा। ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 2011 आंसर हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2014 यहाँ पर आंसर हो सकता है, 2014। एंड इनका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 2016 यहाँ पर इंक्रीज, मतलब आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, तो हम है ना हमारे एजम्पशन से भी इसे कर सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो कैसे, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 40 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 90 का डिफरेंस आ रहा है, एंड यहाँ पर कितना आ रहा है 90 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये इस फिगर को देख के भी देखो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हो रही है, इसमें एंड इसमें। इन दोनों को अगर वैल्यू से कैलकुलेट भी ना कर पाए तो बता सकते हैं ना इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू तो ज़्यादा है, इसका मतलब 2016 तो मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब लड़ाई किस किस में,
2000, तो 2016 मेरा आंसर नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑल आर इक्वल बोल रही। ठीक है, तो इसका मतलब 2011 होगा या फिर 2014। अब इस केस में देखो दोनों में 90 की ग्रोथ हो रही है, बट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब 90 अपॉन में पहला वाला क्या होगा 260, एंड सेकंड क्या है मेरे पास 90 अपॉन में 250। अब यहाँ पर देखो दो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है दोनों का दोनों इक्वल है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा ना वो लेस होगी। ठीक है, अपोजिट होता है डिनोमिनेटर के रिलेशन में, तो इसका मतलब ये जो 250 है ये 260 से कम है, तो इसकी मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस केस में जो हमारा 2014 है ना वो हमारा आंसर होगा इस केस में। तो ऑप्शन 1 भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम ग्रोथ दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम फिगर को देख के भी हमारा आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।